Sotra and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लासेस के अंदर क्लास 9 के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अपनी पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। इवन कि हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज को लिखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। हमारा टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो देखो, हम लोग जब इस क्लास को इन क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे, इन क्लासेस के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था उसी को एक्सटेंड कर दिया गया टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हैं, उन एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा ना, उनको जब सम अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं व्हाट आर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास of any substance is the sum of atomic masses of all the atoms present inside the molecule of that substance। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, उन एटम्स के जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को हम सम अप कर देंगे, एड अप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो पता चल गया कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? इन एटॉमिक मास यूनिट। किसके अंदर एक्सप्रेस किया जाता है मॉलिक्यूलर मास को? तो इन एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज व्हाट? यू। एटॉमिक मास यूनिट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है मॉलिक्यूलर मास को। तो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब अगर डेफिनेशन के बारे में पूछे तो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, उन एटम के जो एटॉमिक मासेस हैं, उनको जब हम सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, दैट इज H2O। ओके, तो देखिए, जब हम लोगों को H2O मतलब वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखो, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है इसके अंदर? हमने क्या कहा था? सभी एटम्स के जो मासेस होंगे, एटॉमिक मासेस होंगे, उनको एडअप कर देना है। तो इसमें देखिए, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं। इट मीन्स कि देखो, 1 हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U। कितना होता है
1 U। तो देखिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम मतलब कि 2 बार उनके एटॉमिक मासेस को लिखेंगे तो दोनों एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और एक एटम का मास कितना, एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 एटम्स का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। साथ में हम लोग को ऐड कर देना है ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है, ठीक है, 1 एटम है और ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, दैट इज 16 U होता है ऑक्सीजन के एटम का मास। तो जब हम इन लोगों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18 U, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18 U, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है एंड ऑक्सीजन के कितने हैं 3 एटम है। और हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। उसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट 14, ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है और एटॉमिक मास जो हमारा ऑक्सीजन है उसका कितना होता है 16। अब हमारे पास देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है 1, मतलब कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस नाइट्रोजन के कितने एटम्स है 14, सॉरी नाइट्रोजन के कितने एटम है 1 लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना है 14। सो प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, वी हैव 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाई एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का 16। तो हम लोग को क्या करना होता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके भी एटॉमिक मास को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो क्या बन गया, कितना आ गया 63 U। कितना मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा HNO3 का, दैट इज 63 U। तो पता चल गया किस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं, बाय सम अप द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये तो था हमारा मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या था, उनके एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम अप करना है, उसको एक्सप्रेस किसमें किया जाता है इन यू के अंदर हम लोग इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगला टॉपिक है हमारा दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर फॉर्मूला यूनिट मास हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, सम अप द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दैट फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। उसके अंदर कितने एटम्स हैं, उनके एटम्स का जो मास है उनको सम अप कर देना है, तो वो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला यूनिट मास और जो हमारा मॉलिक्यूलर मास था ना, वो ऑलमोस्ट सेम था, बिल्कुल सेम होता है, वे बिल्कुल सेम होता है। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर क्या डिफरेंस है, जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो उन सब्सटेंस का होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस हों। जब सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे तो तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब NaCl जो है वो हमारा आयंस हो गए। तो NaCl को जब हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला यूनिट मास,
तो सोडियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है 23 होता है एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, अब हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। तो देखिए क्या करते हैं, सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एक एटम है मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23, प्लस कर देंगे हम लोग क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं 1। ठीक है, क्लोरीन का 1 एटम है और उसका एटॉमिक मास कितना है 35.5। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 58.54 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो देखिए ये बात क्लियर हो गई कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज फॉर्मूला यूनिट। एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मूला यूनिट की हम लोग पहले। CaCl2 हम लोग फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला यूनिट मास किसका, CaCl2 का। तो देखिए इसके पास कैल्शियम के कितने एटम्स है 1 एंड क्लोरीन के कितने एटम्स है 2। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का तो अभी हमने देखा था 35.5। तो क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करने के लिए, कैल्शियम के कितने एटम्स है 1 और एटॉमिक मास कितना है 40। ठीक है, क्लोरीन के कितने हैं 2 और फॉर्मूला एटॉमिक मास कितना है 35.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 111U। फॉर्मूला यूनिट मास कितना आ गया CaCl2 का, दैट इज 111U। ठीक है, तो आई थिंक ये पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। और फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए होता है, जिस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास तो क्लियर हो चुका होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन ले लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि जो रिएक्शन किसकी होगी, हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, दैट इज 2H2 plus O2 that gives us 2H2O। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, कि हम लोग को क्या मिल रहा है इससे, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ hydrogen combines with 1 molecule of oxygen to give us 2 molecules of what, 2 molecules of water। मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, और हमें क्या मिल रहा है, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और सेकेंडली हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर दूसरी तरह देखे जाए तो देखिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मतलब ये हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन के 2 सेकेंड मॉलिक्यूल। और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। और एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1। ठीक है, एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी तरह इसका भी 2 हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो इनको हम कह सकते हैं 4u। कह सकते हैं 4u। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो उसको हम 4u कह सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसको that 4u ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 4u ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन का देखा है मास, उसी तरह हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम्स। और एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32u। मतलब कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32u। तो हम लोग कह सकते हैं 4u ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंस विथ व्हाट? 32u ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म। उसी तरह से वाटर का देखिए, 2H2O है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? H2O एंड H2O। अब देखिए H2O को देखिए तो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन के एटम का कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? 18। मतलब कि एक मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर मास हो गया? 18। और दूसरे का भी कितना हो जाएगा? 18। तो जब दोनों को हम सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36u। मतलब कि 4u ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंस विथ 32u ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म व्हाट? 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर देखा कि हम रिएक्शन के अंदर कितने एटम्स है, कितने पार्टिकल्स है, उनकी क्या क्वांटिटी है, उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? एक तो हम नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ देख सकते हैं। दूसरा हम लोग कैसे देख सकते हैं? बाय द मास, क्या उनका मास है, ऐसे हम लोग देख रहे हैं। तो मतलब कि हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर रहे हैं उनके क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स को? एक तो हम लोग उसके मास के साथ कैरेक्टराइज कर रहे हैं और एक नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो ये बात पता चली, इतनी बात पता चल गई। तो इसी तरह हमारे पास एक चीज आई दैट इज कॉल्ड मोल। एक टर्म आई जिसको हम कहते हैं मोल। क्या आ गया? मोल। तो देखिए
मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का 1 मोल ले लीजिए, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो या फिर पार्टिकल्स हो। सो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज ऑलवेज इज इट्स क्वांटिटी इन नंबर, जो उसकी क्वांटिटी होगी नंबर्स में उसके बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज इट्स क्वांटिटी इन नंबर, वेयर जो मास होगा जो 1 मोल का, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा इन ग्राम्स। ठीक है, तो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज इट्स क्वांटिटी इन नंबर, उसके नंबर के अंदर जो क्वांटिटी होगी उसको हम लोगों ने बोल दिया 1 मोल, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि हम किसी भी कोई भी जो रिएक्शन हो रही थी, हमने भी रिएक्शन देखी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जो रिएक्शन हो रही थी वो हमको क्या बता रही थी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन हम लोग को ये बताती है। तो हमारे लिए क्या कन्वीनियंट हो जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताना रेदर देन देयर मासेस। मासेस से ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताएं। तो हमारे पास एक टर्म आई थी जिसको हम कहते थे मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज क्या होगी? इट्स क्वांटिटी इन नंबर, उनकी क्वांटिटी होगी नंबर के अंदर, और उसका मास जो होगा उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, बट इन ग्राम। ठीक है, तो देखिए जो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज है ना, उसका जो नंबर होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। सो नंबर ऑफ 1 मोल हमेशा फिक्स रहता है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ठीक है, ये हो जाते हैं 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एवोगाड्रो नंबर। क्या बोल देते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो जो ये एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, ये जो एवोगाड्रो नंबर है ये कहां से आया नाम? एक इटालियन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? अमीडो एवोगाड्रो। इटालियन साइंटिस्ट थे अमीडो एवोगाड्रो, जिनके नाम से एवोगाड्रो नंबर का नाम डिराइव हुआ है। तो जो 1 मोल ऑफ किसी भी स्पीस का 1 मोल ले लो, उसका कितने पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर? 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 मोल किसी भी स्पीसीज का था, तो मतलब कि जो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हो जाता है, क्या हो जाता है? 1 मोल ऑफ एनीथिंग किसके बराबर हो जाता है? दैट इज 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरह से इन नंबर्स, ठीक है, जिस तरह से 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 10⁻23, वैसे ही जैसे कि 1 डजन किसके बराबर होता है? 1 डजन इज इक्वल टू 12 इन नंबर्स, एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 इन नंबर्स। अगर हम लोग इन नंबर्स को साइड रखें, तो भी जो हमारा 1 मोल होता है वो उसका ज्यादा एडवांटेज होता है देन द डजन एंड ग्रोस। उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि जो 1 मोल ऑफ एनीथिंग होता है ना, अगर उसका मास निकाले, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो है वो भी हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मास होता है 1 मोल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑल्सो रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, वो भी क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। जो है हमारा
1 मोल सब्सटेंस होता है वो किसके बराबर होता है, उसका मास जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम होगा वो। देखिए अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास की, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास की बात करें तो उसको हम लोग किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज यू। अब लोग एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं किसके अंदर, यू के अंदर। तो हमारा जो मोलर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हम लोग उसका मास कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी ना, जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो मास है उसकी और एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो सेम रहेगी। चेंज क्या सिर्फ होगा जो उसकी यूनिट है, जो यू से यूनिट है, यू नहीं रहेगी, अब जी हो जाएगी, ठीक है, यूनिट चेंज होकर हो जाएगी जी। तो ये हो जाता है हमारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और अगर हम लोग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसके मास को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोलर मास भी बोल देते हैं, मोलर मास भी कह देते हैं, एंड ग्राम एटॉमिक मास भी कह देते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी। तो अगर बात करें एग्जाम्पल के साथ देखें, अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, कितना हो जाएगा 1U। उसी तरह हम लोग कह दें कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1G, ठीक है। पर अगर हम लोग बात करें 1U, तो 1U के पास क्या है, हैज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1U के पास 1 एटम है हाइड्रोजन का, पर 1G के पास क्या होगा, 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 के बराबर होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 मोल। ओके, ये बात समझ आई कि जो हमारा हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास लेंगे तो 1U होगा, पर अगर ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो 1G होगा। और 1U के पास क्या है, 1 एटम है हाइड्रोजन का, बट 1G के पास एक मोल है, और एक मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मोल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैलकुलेट क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। किसके अंदर, हमारे पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हमारे पास हीलियम है, तो फाइंड करना है हमें मोल्स, मोल्स को फाइंड करना है फ्रॉम मास। हम लोग को मास गिवन है, मास गिवन है, हम लोग को उससे फाइंड करना है मोल। तो क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है n, मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। एंड जो हमारा गिवन मास है, गिवन मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। उसी तरह जो हमारा मोलर मास होता है, मोलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। और इसी तरह हमारा जो नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, कैपिटल N से। एंड एवोगाड्रो नंबर जो होता है हमारा, एवोगाड्रो नंबर होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N नोट से, ठीक है। तो अगर हम लोग को फाइंड करना है क्या, एटॉमिक मास ऑफ, हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो एटॉमिक मास क्या होता है हीलियम का, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या हो जाता है, दैट इज 4U।
और ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 4g। 4g हो जाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं हमारे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारे पास? 52g एंड मोलर मास कितना आ गया? 4g। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको कट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 13। क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 13। ठीक है, तो किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास हमारे पास था 52g और जो मोलर मास था एटॉमिक मास 4u होता है हीलियम का, तो हमारा ग्राम एटॉमिक मास न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। तो यूनिट को हमने चेंज कर दिया एंड 4g आ गया। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 13 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो आई होप कि आज के जितने भी टॉपिक्स थे आपको समझ आए होंगे। आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक से? मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला, यूनिट एंड मोल कॉन्सेप्ट, और इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर क्लास 9th का, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो हमारा कंप्लीट होता है बिल्कुल। तो हम लोग कल की क्लास के अंदर थोड़ी सी, अगली जो भी क्लास आएगी उसके अंदर थोड़ी सी रिव्यू कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे इस चैप्टर की, और उसके बाद से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।